हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं ऑप्शनल में PSIR और GS में रिलेटेड तमाम तरह के टॉपिक जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सभी GS पेपर सेकंड में आते हैं, जो UPSC ने 2013 में अरुण निगवेकर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद इंट्रोड्यूस किया था। और पेपर थर्ड में GS पेपर थर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी। मैं रेगुलर क्लास लेता आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों पर महारत भी हासिल है। और आजकल चूँकि ऑप्शनल का समय अब समाप्त होता है, अब तो UPSC मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए। UPSC में ही ऑप्शनल है। तो अभी मैं करंट इवेंट्स के टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। बाद में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा कि भाई UPSC और स्टेट PCS जो प्री में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी प्रकृति क्या है, कैसे उनका जवाब दें, कैसे प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन और प्रिंसिपल ऑफ अप्रॉक्सीमेशन लागू करें, और कैसे रॉन्ग ऑप्शन को स्पॉट करें और उसको जो है टिक करें। खैर, अभी बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो है लेबनान में और आंशिक रूप से इजराइल में जो सीरियल पेजर ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें कई लोगों के मरने और घायल होने खबर है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वस्तुतः इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको हम बताते चलें कि कल का न्यूज़ ये था, यानी परसों की घटना है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं। कल का न्यूज़ ये था कि लेबनान में जो पेजर ब्लास्ट हुए थे, उसमें 12 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश यानी करीब 11 हिजबुल्लाह के समर्थक लोग हैं। हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन से खड़ा हुआ, 80 के दशक में जब खड़ा हुआ था, जब आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी ने 1979 में इस्लामिक क्रांति किया था, उसके 5-6 साल बाद, यानी आप कह सकते हैं 84 में खड़ा किया गया था। 1984 में हिजबुल्लाह को खड़ा किया था ईरान ने। तो शिया संप्रदाय, यानी शिया मत को मानता है ये, शीट फेथ कहते हैं इसको। इस्लाम तो मुख्य संप्रदायों में बटा हुआ है, जैसे शिया और सुन्नी। सुन्नियों का लैंड मुख्य रूप से सऊदी अरब को माना जाता है और शियाओं का लैंड मुख्य रूप से ईरान को माना जाता है। हालांकि बहरीन वगैरह में भी, सीरिया में भी शिया मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कंट्री के रूप में मुख्यतः ईरान को रखा जाता है। तो इस प्रकार से हिजबुल्लाह ने आ, आ, हमास पर अटैक को देखते हुए ये घोषणा की। उसके हसन नसरुल्लाह हैं, वो जो महासचिव हैं अंतर्राष्ट्रीय, यानी वही प्रमुख होता है हिजबुल्लाह में। हिजबुल्लाह के संगठन में महासचिव ही प्रमुख होता है, तो हसन नसरुल्लाह उसके प्रमुख हैं। उन्होंने यह घोषणा की कि जिस प्रकार से मुसलमानों को रुला रहा है इजराइल, वैसे खुद को रोने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि इजराइल ने अक्टूबर 2023 में जो घटना घटी थी, जो कि कहा जा रहा है सिनवातर यानी हमास का जो जोनल चीफ है, जो कि अब तो प्रेसिडेंट बन गया है, इस्माइल हनिये की हत्या के बाद, जो ईरान में कहा जा रहा है इजराइल ने करा दिया था, या तो मिसाइल अटैक के द्वारा या ड्रोन अटैक के द्वारा। और बहुत हल्ला था जुलाई में कि भाई ऐसा है, इजराइल पर जल्द ही ईरान हमला करेगा, और ईरान के पास मिसाइलों की संख्या बहुत है। अगस्त में भी काफ़ी हल्ला था, लेकिन अटैक हुआ नहीं। कहा यह जा रहा है कि भाई अमेरिका की शह पर इजराइल ये सब कर रहा है और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है। तो हो सकता है कि इजराइल अमेरिका के कारण मजबूत महसूस कर रहा हो और ईरान डर गया हो, चूँकि रूस उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ। धुर विरोधी होते हुए भी अमेरिका का रूस उलझा हुआ है, तो इसलिए वो ईरान की मदद के लिए आ नहीं सकता। तो कहा यह जा रहा है कि ईरान ने जो कदम पीछे हटाए हैं असेसमेंट के आधार पर, वो अमेरिका के द्वारा इजराइल को किया जाने वाला समर्थन है। जबकि आयतुल्लाह खमैनी ने, वहाँ ईरान के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं, माना जाता है कि वो टेम्पोरल प्रमुख भी हैं, सांसारिक प्रमुख भी हैं, स्पिरिचुअल हेड होने के साथ साथ। तो उन्होंने टॉप कमांडरों की मीटिंग लिया था और इजराइल को सबक सिखाने का उन्होंने आदेश भी दिया था, लेकिन कॉशन के साथ। ऐसा नहीं है कि आंख मूंद कर कभी भी अटैक कर दें। तो कहा यह जा रहा है इजराइल सही समय का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े वहाँ भेज रखे हैं
और अभी चीन भी नहीं चाहता कि अमेरिका से उलझे वो, चूँकि चीन अभी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा हुआ है। चीन ईरान पर ताइवान पर अपनी कृतदृष्टि जमाए हुए है और ईरान को इनडायरेक्टली वैचारिक रूप से सपोर्ट भी करता है, रूस को भी सपोर्ट करता है, लेकिन खुलकर अमेरिका का विरोध नहीं कर सकता। अमेरिका के खुल कर विरोध करने का मतलब यह है जो जावा और सुमात्रा के बीच जो मलक्का जल संधि, जो कि विश्व का मोस्ट मिलिट्राइज जोन कहा जाता है, जहां अमेरिकी जंगी बेड़े हमेशा ही रहते हैं तैनात, और जहां से 70% ऊर्जा गल्फ कंट्री से चीन जो है आयात करता है, वो उसका अवरुद्ध हो सकता है। वो और सुंडा जल डमरू मध्य दोनों अवरुद्ध हो सकते हैं, जिससे चीन सागर में जाने में, जो कि पैसिफिक का हिस्सा है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है चीन को। इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन अभी अमेरिका के से सीधे पंगा लेने से बच रहा है, इसीलिए वो ताइवान पर भी हमला नहीं कर रहा है और खुलकर ईरान का भी साथ नहीं दे रहा है। इस बीच खबर ये आई है कि भारतीय मूल के ही एक ईसाई समुदाय के, जो कि केरल से आते हैं, रिंजन जोस, वो जो कि नॉर्वे चले गए थे 1 दशक पहले, और उन्होंने ताइवान में गोल्ड अपोलो नाम की एक कंपनी है, उसने वहाँ विस्फोटक का निर्माण किया था। कहा यह जा रहा है उसी विस्फोटक का प्रयोग करके पेजर ब्लास्ट कराया गया है लेबनान में, जिसमें 12 हिजबुल्ला के 12 समर्थकों का देहांत, उसमें 11 तो उसके समर्थक हैं ही, का देहांत हो गया है और एक निर्दोष आदमी भी मारा गया है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल में भी, ये घटना परसों की है लेबनान की, और कल इजराइल में भी घटी। इजराइल में भी जो पेजर ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे भी कहीं न कहीं रिंजन जोश का ही हाथ है। हालांकि अब वो विदेशी नागरिक है, इसलिए भारतीय जांच एजेंसियां इस मामले में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, बस केवल रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। अगर इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी या अंतर्राष्ट्रीय पुलिस उसकी मांग करती है तो ऐसी दशा में वो केवल रिपोर्ट दे सकती हैं। रिंजन जूस के खिलाफ और कोई मुकदमेबाजी या कोई और इस तरह का चीज़ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो विदेशी नागरिक है, भारतीय नागरिक रह नहीं गया है। मोटे तौर पर उसने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है और सेक्शन 9 के अनुसार, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसकी धारा 9 के अनुसार अगर कोई भी भारतीय कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता अपने आप चली जाती है, चाहे वो बतावे या ना बतावे। अगर भारत सरकार के पास पुख्ता सबूत हैं तो भारतीय नागरिकता अपने आप चली जाएगी। तो भारत सरकार के ऊपर ही अंततः सब मामला आता है। तो भारत सरकार ने रिंजन जूस को 10 साल पहले ही घोषित कर दिया था सेवा मुक्त, दूसरे शब्दों में मैंने भारतीय नागरिकता से मुक्त कर दिया था, सेवा मुक्त नहीं, भारतीय नागरिकता से मुक्त कर दिया था। ठीक है, मोदी जी ने आने के बाद इसको एंडोर्स भी कर दिया था, उनके विदेश मंत्रालय ने, पासपोर्ट ऑफिस ने इसको एंडोर्स भी कर दिया था। तो इसलिए भारतीय जांच एजेंसियां या भारतीय पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती सिवाय इंफॉर्मेशन शेयर करने की। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है। हालांकि मोदी सरकार ने जो इंदिरा सरकार के समय से परंपरा चली आ रही है कि भाई ऐसा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उस रेजोल्यूशन का समर्थन किया है जिसमें इजराइल के द्वारा तुरंत युद्ध रोकने की बात कही गई है, यानी निर्दोष मुसलमानों की जो हत्या कर रहा है जो इजराइल, 1400 जो यहूदी बंधक बनाए गए थे हमास के द्वारा, उस समय जब तक दक्षिणी इजराइल में वो लोग किसी समारोह में शामिल हुए थे, वो सूर्य संबंधी एक समारोह था जिसमें वो शामिल हुए थे, और उनके मामले में जो है इजराइल ने, चूँकि इजराइल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो राष्ट्रीय स्तर पर वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अधिकार क्षेत्र में बदलाव करने को लेकर के विरोध का सामना कर रहे थे। वैसे भी माइनॉरिटी सरकार वो चला रहे हैं, तो उनको यहूदियों का विश्वास जीतने के लिए ज़रूरी था ये दिखाना। हालांकि बंधकों की रिहाई को लेकर के भी इजरायली जो डिफेंस फोर्सेज आईडीएफ जिसको हम कहते हैं उनके ऊपर और बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर काफ़ी दबाव है कि भाई जो बचे हुए बंधक हैं, करीब 700 के बंधक अभी भी माना जा रहा है, 700 के करीब हमास के कब्जे में हैं। 700 में कुछ को छोड़ा है, कुछ मर गए हैं और
700 को कुछ खाना पीना दे करके जिंदा है। भाई इतने दिन तक बिना खाना पीना कोई जिंदा तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो खाना पीना दे करके वो जिंदा रखे हुए हैं। खैर बहरहाल मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इजराइल भी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। अब जुलाई में तो बहुत हल्ला था कि भाई ईरान जल्द ही इजराइल पर हमला करेगा, लेकिन उसने हमला किया नहीं। अगस्त में भी हल्ला उठा था। कहा जा रहा है कि अमेरिका के प्रेजेंस की वजह से भूमध्य सागर में उसके कई जंगी बेड़े प्रेजेंट हैं और अमेरिका से सीधे पंगा लेने से अभी भी ईरान बच रहा है। हो सकता है चीन वगैरह के परामर्श पर ऐसा किया हो उन्होंने, चूँकि ईरान के जो एम्बेसडर हैं, जो राजदूत हैं, वो चीन के शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में हमेशा रहे हैं, ठीक है। और रूस के भी रहे हैं। जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ा है, जब से हिजबुल्ला और हमास दोनों मिलकर के खून के प्यासे हुए हैं इजराइल के, और इजराइल इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, निर्दोष मुसलमानों की हत्या कर रहा है। अब तक 42,000 से अधिक मुस्लिम समाज के लोग मारे जा चुके हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, जिसमें अधिकांश निर्दोष लोग ही हैं, जिसमें हमास और हिजबुल्ला के कार्यकर्ता कम हैं। हमास सुन्नी संगठन है जो कि हिजबुल्ला के बाद बना था। सबसे पहले कहा जाता है कि ईरान ने हिजबुल्ला को ही खड़ा किया। हौती जो विद्रोही हैं, जो कि यमन में सक्रिय हैं, उनके पीछे भी उनको भी खड़ा करने का श्रेय ईरान को ही जाता है। वहाँ सऊदी अरब से उसको पंगा है, यानी जो सुन्नी फेथफुल हैं उनको सपोर्ट करता है सऊदी अरब, और जो शिया फेथफुल हैं उनको सपोर्ट करता है ईरान, और हौती जो हैं वो शिया फेथफुल ही हैं। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ईरान जो है नहीं चाहता कि लोकल स्तर पर, चूँकि सऊदी अरब और यूएई मोटे तौर पर तटस्थ हैं इस मामले में, भले ही आलोचना में पार्टिसिपेशन करने की वजह से कतर वगैरह सुर्खियों में आए थे, लेकिन कतर, टर्की चूँकि नाटो का हिस्सा है, वो भी भले ही स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं अर्दोगन साहब, रेसिप तैयब अर्दोगन जो कि उसके राष्ट्रपति हैं, लेकिन मोटे तौर पर वह भी अभी तटस्थ ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वह भी जानता है कि भाई ईरान एक शिया मत का संगठन है और उसके शह पर ही हिजबुल्ला खड़ा किया गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी 2 दिन पहले ही हिजबुल्ला चीफ, जो अंतर्राष्ट्रीय चीफ है, हसन नसरुल्ला, जो कि महासचिव है अपने संगठन का, उसने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि जिस प्रकार निर्दोष मुसलमानों का खून बहा करके ये यहूदी लोग खुश हो रहे हैं, वैसे हम भी यहूदियों का खून बहाएंगे, फिर देखते हैं इजराइल क्या करता है। तो इस तरह की वार्निंग उसने दिया था। और इधर हमास चीफ इस्माइल हनियेव की हत्या के बाद ईरान में कहा जा रहा है इजराइल ने हत्या कराई थी, या तो ड्रोन के द्वारा या मिसाइल के द्वारा। तो उसके बाद सिनवातर या सिनवात्रा, जिसके शह पर अक्टूबर 2023 में जो बंधक बनाए गए इजरायलियों के साथ जो दुराचार किया गया इनके द्वारा, हमास समर्थकों के द्वारा, वो कहा जा रहा है सिनवात्रा के ही शह पर किया गया था। तो ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इसमें थोड़ी सी कमज़ोर साबित हुई, वो ये आंकड़े जुटा नहीं पाई। अभी कहा जा रहा है जो पेजर ब्लास्ट हुआ उसमें मोसाद भी इन्वॉल्व है। मोसाद के ही शह पर जो है वो रिंजन जोश ने, जो कि नॉर्वेजियन नागरिक है, मूल रूप से केरला का रहने वाला है, जो 1 दशक पहले यहाँ से चला गया था, उसने पेजर ब्लास्ट कराए थे। खैर अब देखना होगा कि आगे किस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।